गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन सेशन में। और आप देख रहे हैं लक्ष्य बेस्ड तैयारी जीत की। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में बताया गया था रिक्तियों के बारे में, जिसमें हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्ति यानी रिक्ति के मुख्य दो प्रकार पढ़े थे। उसके बाद हम अन्य रिक्तियों को भी बताए थे, जैसे कि रेखीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, बीसीसी रिक्ति और एफसीसी रिक्ति। इतने प्रकार की रिक्तियों में किसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या, जिसको हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं, समन्वय संख्या भी कहते हैं। उप सहसंयोजन संख्या का एक और नाम है समन्वय संख्या, हम उसके बारे में पढ़े थे। और तिर्ज्या अनुपात यानी कि उस रिक्ति में जो धनायन और ऋणायन होते हैं उसके तिर्ज्या का अनुपात का रेंज क्या है, परास क्या है, वो हम पढ़े थे। तो हम वापस फटाफट उसको याद दिला दें। देखो, हम बताए थे कि अवयवी कणों को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर कुछ स्थान रिक्तियों के रूप में रह जाता है, चाहे हम उसे किसी भी प्रकार से संकलित करें। तो वो जो खाली जगह जो हमेशा किसी ना किसी प्रकार से संकलित करने के बाद भी रह जाता है, उसी को हम लोग रिक्ति कहते हैं। रिक्ति दो प्रकार के होते हैं, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय। 4 आयनों से घिरी हुई रिक्ति चतुष्फलकीय और 6 आयनों से घिरी हुई रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो हम बताए थे रेखीय रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या 2, त्रिकोणीय रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या 3, चतुष्फलकीय रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या 4। अभी तक नाम के अनुसार सुनाई दे रहा, त्रिकोणीय 3, चतुष्फलकीय 4, लेकिन अष्टफलकीय 8 नहीं, अष्टफलकीय 6। अष्टफलकीय की उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। और बीसीसी रिक्ति का उप सहसंयोजन संख्या 8 और एफसीसी की उप सहसंयोजन संख्या 12 है। अब बात करें तिर्ज्या अनुपात की, तो हम रेखीय रिक्ति का तिर्ज्या अनुपात बताए थे 0 से बड़ा होना चाहिए और 0.155 से छोटा होना चाहिए। दोनों के बीच में होगा अगर तिर्ज्या अनुपात यानी धनायन और ऋणायन की तिर्ज्या का अनुपात, तो हम उसको तिर्ज्या अनुपात का रेंज जो है उसमें सीमांत कौन है और प्रारंभिक तिर्ज्या कौन है, तो हम बोले जब आखिरी तिर्ज्या लिखा गया होगा वो हमारा सीमांत होगा। तो हम धनायन और ऋणायन की तिर्ज्या क्यों निकालते हैं, क्योंकि जनरली साधारणतः यह माना गया है कि धनायनों का आकार ऋणायनों के आकार से छोटा होता है। और हम तिर्ज्या अनुपात में जानते हैं छोटे आयनों की तिर्ज्या बट्टा बड़े आयनों की तिर्ज्या, इसलिए हम लोग धनायन की तिर्ज्या में ऋणायन की तिर्ज्या से भाग देते हैं, तो उसका तिर्ज्या अनुपात रेडियस रेशियो निकल के आता है। इसीलिए हम सभी रिक्ति में धनायन और ऋणायन की तिर्ज्या का अनुपात निकाले। देखो, ऋणायन आपस में जब सटता है ना, तो बीच में जो खाली छोटा सा जगह रिक्त स्थान बचता है, जिसको हम लोग वॉइड यानी रिक्ति बोलते हैं, उस छोटे से जगह में ऋणायन ही नहीं आ पाएगा। तो हम उस छोटे से जगह में क्या करते हैं, छोटे आकार का आयन यानी धनायन को रखते हैं, यानी वो धनायन उस रिक्ति का जगह लेता है और वो धनायन अन्य ऋणायनों से घिरा हुआ रहता है। तो एक धनायन जितने ऋणायनों को टच करता है, ध्यान से सुनना, एक धनायन जितने ऋणायनों को स्पर्श करता है, यहां देख लेना, एक धनायन जितने ऋणायन को स्पर्श करेगा वो उस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे इस धनायन को कितना ऋणायन स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 ऋणायन इसको टच कर रहा है, तो इसलिए इस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितना होगा, 4 होगा। इसी को हम लोग उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। ये भी कितना है, 4। अगर हम एक धनायन को देख रहे हैं 2 ही ऋणायन स्पर्श कर रहा है, तो इस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। अगर एक धनायन को 3 ऋणायन स्पर्श कर रहा है, तो इस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही उल्टा बोलेंगे, जैसे हम धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं तो ऋणायन की संख्या देखना है, यानी ये देखना है कि धनायन को कितना विपरीत आवेशित आयन घेरे हुआ है। सुनना ध्यान से, विपरीत आवेशित आयन बोल रहे हैं। धनायन का विपरीत आवेशित आयन कौन है, ऋणायन। तो हम धनायन से धनायन टच करेगा, अगर धनायन के बगल में धनायन ही है और तुमसे पूछे धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो हम कहेंगे धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे नहीं निकलेगा, क्योंकि धनायन के बगल में धनायन ही है, विपरीत आवेशित आयन नहीं है, इसीलिए धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ नहीं निकलेगा। लेकिन उसी तरह से अगर हम धनायन के उप सहसंयोजन संख्या की बात करें, तो यहाँ 3 ऋणायन है, बीच में खाली जगह उत्पन्न हुआ रिक्ति, उसी रिक्ति में छोटा सा आयन धनायन उपस्थित है, तो इस धनायन को कितना ऋणायन घेर रहा है, 3, इसलिए धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। ये त्रिकोणीय रिक्ति है, 3 आयनों से घिरी हुई रिक्ति, क्योंकि
3 ऋणायन को हम रखे थे, तब जाकर के ये बीच में रिक्त स्थान आया था। तो हम जैसे धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं ना, वैसे ऋणायन का भी निकाल सकते हैं। एक ऋणायन को जितना धनायन स्पर्श करेगा, एक ऋणायन को जितना धनायन स्पर्श करेगा, तुम देख सकते हो हम ऋणायन से धनायन का आकार थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं। एक ऋणायन को जितना धनायन स्पर्श करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। विपरीत आवेशित आयन होना चाहिए। जब तुम ऋणायन का निकालो ना, तो धनायन का संख्या गिनो, यानी एक ऋणायन को कितना धनायन घेरे हुआ है। तो एक ऋणायन को 4 धनायन घेरा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। अगर एक ऋणायन को 2 धनायन घेरे हुआ है, एक ऋणायन को 2 धनायन घेरे हुआ है, तो ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो ऋणायन का विपरीत आवेशित कौन है? ये और ये। तो इस ऋणायन को 2 धनायन घेरे हुआ है, इसीलिए इस ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो धनायन और ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, ये बात भी हम समझा दिए। इसके पहले हम परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाए थे। वहां पर हमको धनायन ऋणायन वाला झंझट नहीं था, हम केवल ये देखते थे कि एक परमाणु को अन्य कितना परमाणु टच कर रहा है। लेकिन अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं धनायन को धनायन ही तो नहीं टच कर रहा है, कहीं ऋणायन को ऋणायन ही तो नहीं टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम एक धनायन को देख रहे हैं ऋणायनों से घिरा हुआ, या एक ऋणायन को देख रहे हैं धनायनों से घिरा हुआ, तो हम उसका समन्वय संख्या यानी उपसहसंयोजन संख्या निकाल सकते हैं। इसी आधार पे हम वो रिक्ति पढ़े थे, और उस रिक्ति में त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, ये सब था। 3 आयनों से घिरी हुई रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति, 4 आयनों से घिरी हुई रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति, 6 आयनों से घिरी हुई रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति। 8 कोने पर अगर आयन उपस्थित हो और धनायन अंतः केंद्र पर रखा हो, तो अंतः केंद्र के धनायन को 8 कोने पे, घन के 8 कोने पे, एकक कोष्ठिका के 8 कोने पे रखा ऋणायन स्पर्श करेगा, तो हम उसको बीसीसी रिक्ति कहेंगे। और एफसीसी रिक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ऐसा बताया गया था। त्रिज्या अनुपात की बात करें, धनायन बट्टा ऋणायन की त्रिज्या, तो हम रेखीय रिक्ति में बताए थे 0 से ज्यादा और 0.155 से कम। इसी क्रम में हम त्रिकोणीय के साथ साथ चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, एफसीसी, बीसीसी सबके त्रिज्यानुपात का रेंज बताए थे, और ये भी बताए थे कि उसका सीमांत त्रिज्या क्या होगा, यानी कहाँ पे उसका बॉर्डर है, कहाँ पे वो त्रिज्या खत्म होगा। तो पिछला लेक्चर देखने के बाद ये बात फिर से बोलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसीलिए हम लोग आज के क्लास में, आज के लेक्चर नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों की आदर्श व्यवस्था में होने वाली अनियमितताएं। जब क्रिस्टलीय ठोस की आदर्श व्यवस्था का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस एक दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। क्रिस्टलीय ठोस का सजावट कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, एक नियमित सजावट देखने को मिलेगा। अगर इस नियमित सजावट में कहीं पे भी अनियमितता नजर आ जाए, इस नियमित सजावट में कहीं पे भी अनियमितता नजर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, इस क्रिस्टल में दोष है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के नीचे कौन है, 3 2 5, 6 5 का क्रम में सजा हुआ है। तो यहाँ 6 है, फिर 5 है, फिर 6 होना चाहिए, देखो 3 और 3 6 है, फिर 5 होना चाहिए, 3 2 5 है। अगर 6 5 के क्रम में सजा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं। लेकिन एज्यूम करो कि इस व्यवस्था में कहीं एक जगह का परमाणु गायब हो गया, ये तो ज्यादा ही गायब हो गया, किसी एक जगह का परमाणु गायब हो गया। ये देखना, ये कोई एक परमाणु जो है ना वो गायब हो गया। कहाँ का गायब हुआ वो देखना, यहाँ बीच का गायब हो गया। अब यहाँ पे जैसे लग रहा है ना कि जैसे कोई बीच का दांत तोड़ दिया हो। जैसे हम दांत की बात करें तो दांत क्या है, एक नियमित सजावट है, लेकिन उसी में सोचो किसी एक का दांत टूट जाए, खिड़की खुला हुआ टाइप का लगता है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि दांत था, कोई बीच से एक दांत तोड़ दिया, कितना खराब लग रहा है। तो ये जो नियमित सजावट है, वो नियमित सजावट पहले ये था, क्योंकि 6 5, फिर नीचे क्या दिखाएंगे 6, फिर दिखाएंगे 5, यानी हम एक नियमित सजावट देख रहे हैं कि अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकृति इसका बन सकता है। इसीलिए इस एक लेयर में से हम एक परमाणु यहाँ का अगर हटा देते हैं, तो इसके आदर्श व्यवस्था में, एक आइडियल अरेंजमेंट में जो
दोष उत्पन्न हुआ, जो अव्यवस्था नजर आया यहाँ पे, खुला हुआ खिड़की टाइप का, दांत जैसे टूट जाता है, तो हम उसी को बोलते हैं क्रिस्टलीय दोष। तो देखो क्रिस्टलीय दोष होता क्या है, तो ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। ये क्या, छोटा छोटा क्रिस्टल जुड़ करके अत्यधिक संख्या में, हम इसको जितना दूर तक फैला के लिखना चाहे, देखो इसके नीचे अगर हम सजा के लिखना चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखो बन गया कि नहीं बन गया। तो ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का यानी छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है, और इन क्रिस्टलों के समूह में दोष पाया जाता है। और यह कब होता है, तो यह तब होता है जब इनके क्रिस्टलों में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे यहाँ कुछ रिक्त स्थान आ गया, ध्यान देना, ठोस छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है और इनके क्रिस्टलों में दोष पाया जाता है। और ये दोष कब पाया जाता है, जब इनके क्रिस्टलों में कुछ रिक्त स्थान होते हैं। जैसे रिक्त स्थान तो यहाँ रिक्ति के रूप में भी है, क्या रिक्त स्थान रिक्ति के रूप में नहीं है? परमाणु गोलीय होता है और गोले को किसी भी प्रकार से सटा दे, उनके परमाणुओं के बीच कुछ ना कुछ खाली जगह रह ही जाएगा, जिसको हम रिक्ति बोलते हैं। तो वो रिक्त स्थान जो है उसकी वजह से ये दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए हम परिभाषा बोल रहे हैं कि ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है और इन क्रिस्टलों के समूह में दोष पाया जाता है। यह दोष दो या दो से अधिक अवयवी कणों के एक दूसरे से स्पर्श करने के कारण उत्पन्न होता है। यहां देख सकते हो, जब एक या दो से ज्यादा अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, देखो कोई भी ऐसा अवयवी कण है जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे को टच कर रहा है। तो एक दूसरे को जब अवयवी कण स्पर्श करेगा ना, देखो यहां जब अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करेगा तो स्पर्श करने के कारण बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह आएगा। जैसे यहां देख सकते हो, बीच में एक खाली जगह आया रिक्ति के रूप में, बीच में कुछ खाली जगह आया रिक्ति के रूप में। तो दो या दो से अधिक अवयवी कणों के एक दूसरे से स्पर्श करने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ऐसे दोष को हम लोग क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। ऐसे दोष को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय दोष। अगर आसान भाषा में कहा जाए क्रिस्टलीय दोष क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की आदर्श व्यवस्था में, क्रिस्टलीय ठोस की आदर्श व्यवस्था है, 6-5-6-5 का क्रम है, यहां से एक गायब हो गया। अब इसमें 4 ही है, देखो तो 3-3-6, फिर यहाँ 4 ही है, बीच का एक 5वां गायब है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 6 है, लेकिन यहाँ का एक गायब है, इसीलिए इस पूरे क्रिस्टल में अनियमितता उत्पन्न हो गया। तो क्रिस्टलीय ठोसों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं इस क्रिस्टल का क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। रिपीट करना माइंड में, क्रिस्टलीय ठोसों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उस क्रिस्टल का क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। क्रिस्टलीय दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिस्टलीय दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष। क्या होता है पहला? बिंदु दोष। बिंदु दोष का मतलब है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष 2 प्रकार के होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है रेखीय दोष। दूसरा होता है रेखीय दोष, यानी कि लाइन डिफेक्ट। रेखीय दोष। क्रिस्टलीय दोष का 2 प्रकार है, मुख्य 2 प्रकार। ऐसे तो बहुत प्रकार के क्रिस्टलीय दोष हैं, लेकिन इसका मुख्य 2 प्रकार यही है, बिंदु दोष और रेखीय दोष। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, बिंदु दोष और रेखीय दोष। तो हम समझते हैं बिंदु दोष क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा बिंदु दोष। अब हम बात यहां जो बिंदु की कर रहे हैं, यहां बिंदु क्या चीज को निरूपित करता है, बिंदु क्या चीज को इंडिकेट करता है, क्या चीज को बताता है? बिंदु बताता है। बिंदु का यहां मतलब जालक बिंदु से है, और जालक बिंदु या जालक स्थल परमाणुओं को बताता है, अणुओं को बताता है या आयनों को बताता है। जब हम क्रिस्टल जालक बता रहे थे तो क्रिस्टल जालक की कुछ विशेषता बताया, जिसमें बताया गया था कि जालक का प्रत्येक बिंदु एक घटक कण को व्यक्त करता है, यानी परमाणु को, अणु को या आयन को व्यक्त करता है। तो यहां बिंदु का संबंध परमाणु, अणु या आयन से है। तो हम इसके परिभाषा में क्या बोल सकते हैं? एक क्रिस्टलीय पदार्थ की, क्योंकि क्रिस्टल में यह दोष उत्पन्न हुआ है और हम पहले ही बोल चुके हैं क्रिस्टलीय ठोस की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उस क्रिस्टल का क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ की आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता है वो अगर एक बिंदु की वजह से हो, एक परमाणु की वजह से हो, यानी एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ जाए, या
उस व्यवस्था में एक अतिरिक्त बिंदु आ जाए, एक अतिरिक्त परमाणु आ जाए, या एक परमाणु वहां से हट जाए, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ में बिंदु अथवा परमाणु की चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उस क्रिस्टल का बिंदु दोष कहलाता है। क्या बोले हम? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता है। जैसे हम यहाँ एक चित्र बनाए थे अभी कुछ देर पहले, उसमें से हम एक बिंदु हटा दिए थे, एक गोला हटा दिए थे, तो वो वास्तव में बिंदु दोष को इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि एक परमाणु के निकलने से पूरे क्रिस्टल में अनियमितता उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जब एक बिंदु की वजह से अनियमितता उत्पन्न हो तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष को हम इस तरह के चित्र से दिखा सकते हैं। देखना, ये 4-4 के क्रम में है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ये सब अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये तो हम एक व्यवस्था दिखा रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में सब जालक बिंदु एक दूसरे से क्या होते हैं, यानी कि जितने भी अवयवी कण होते हैं सब सटे सटे होते हैं। तो हम यहाँ पे व्यवस्था दिखाने के लिए हम कुछ इस तरह का चित्र दिखा रहे हैं बिंदु दोष के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक नियमित व्यवस्था नजर आ रही है, 4-4-4 के क्रम में आ रहा है। एक लाइन और हम बना देते हैं, कोई छोटा बड़ा होगा लेकिन यहां सभी परमाणु समान आकार वाले हैं, ऐसा मान के चलो। अब तुम देख सकते हो अभी इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं, क्योंकि ये नियमित सजावट को दिखा रहा है, 4-4-4-4-4-4-4 के क्रम में सजा हुआ है। अगर हम इसी में से अगर हम कोई एक बिंदु में अनियमितता ला दे, यहां से ये बिंदु हट गया, अब देखो अब ये कैसा लग रहा है। अब इस पूरे क्रिस्टल में एक बिंदु की वजह से अनियमितता उत्पन्न हो गया, इसीलिए हम ऐसे दोष को बोलते हैं बिंदु दोष। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। एक बिंदु की वजह से अनियमितता उत्पन्न होगा। बाकी जो भी तुम देख रहे हो ना, ये सब जालक स्थल है, इसको हम जालक स्थल या जालक बिंदु कहते हैं। इसी में कोई ना कोई परमाणु उपस्थित है, इसलिए हम इसको भर के दिखा देते हैं। इसी में कोई ना कोई परमाणु उपस्थित है, इसी को हम भर के दिखाते हैं। इसी में कोई ना कोई परमाणु उपस्थित होता है, इसीलिए हम इसको जालक बिंदु या जालक स्थल ये कहलाता है। और इसी जालक बिंदु या जालक स्थल में कोई परमाणु, अणु या आयन में से कोई एक होता है। अब हम बात करते हैं रेखीय दोष की। देखो रेखीय दोष जो है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइन डिफेक्ट। जब एक लाइन में डिफेक्ट हो, इसका मतलब यह है कि क्रिस्टलीय ठोस में, तो हम थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि इसका चित्र बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। बगल में ही चित्र बना देंगे, कंपेयर करके आसान हो। किसी जालक बिंदु की संपूर्ण पंक्ति में, रेखीय दोष का सुनना, रेखीय का मतलब है एक रेखा में, एक पंक्ति में, एक लाइन में। किसी जालक बिंदु की संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता इस क्रिस्टल का रेखीय दोष कहलाता है। जब हम बात किए एक क्रिस्टलीय पदार्थ के एक बिंदु या परमाणु, क्योंकि वो बिंदु किसी परमाणु, अणु या आयन को व्यक्त कर रहा है, एक बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता है। अभी यहां का एक बिंदु गायब हो गया, 4-4 है, लेकिन यहां देखो 3 आ गया। यहां का जैसे लग रहा कोई दांत तोड़ दिया हो। तो अगर एक बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता है तो इसको हम बिंदु दोष कहेंगे। लेकिन किसी जालक बिंदु के संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ जाए, यानी एक, ये देख रहे हो ना, ये जालक बिंदु की एक संपूर्ण पंक्ति है, एक लाइन में ये 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 है। तो अगर हम एक जालक बिंदु की संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता देखते हैं तो उसको हम रेखीय दोष कहते हैं। कुछ इस तरह से रेखीय दोष को दिखाया जा सकता है। देखना, एक पंक्ति में दोष उत्पन्न होगा, अब यहां से देखना क्या होता है। ये पंक्ति 2 लाइन में बट गया, एक पंक्ति था और ये 2 पंक्ति में विभक्त हो गया। देखो क्या हुआ, संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ गया। सारा पंक्ति सही है लेकिन इस पंक्ति में गड़बड़ी है। देख सकते हो
कि ये पंक्ति सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन यहां के बाद क्या हुआ, ये दो हिस्से में बट गया। जैसे टिकट काउंटर पे हम लोग टिकट काउंटर पे लाइन में खड़े रहते हैं कि सीधा पंक्ति है, टिकट कटवा लेंगे। अब उधर से कुछ महिला लोग घुस जाती है और उसको लगता है कि महिला का जन्मसिद्ध अधिकार है कि सबसे पहले टिकट लेना होगा, और बाकी जो बेचारा लोग पीछे जेंट्स खड़ा है उसको लग रहा है कि भाई सीधा लाइन है, हम तो पहुंच ही जाएंगे। आगे जाके देखता है तो अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो बहुत सारा लाइन बन चुका है। अब क्या हुआ, एक पंक्ति है, अब एक पंक्ति ऐसे जा रहा है और आगे जाके ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब कैसे ऐसे हो गया, क्योंकि कुछ लोग इधर से आया, कुछ लोग इधर से आ गए। यहां पे भी वही हो रहा है, एक सीधी पंक्ति, एक सीधी पंक्ति, एक सीधी पंक्ति, लेकिन यहां देखो तो ऐसे जाके लाइन दो हिस्से में बट गया कि नहीं बट गया। तो अगर फिर आगे अगर हम दिखाना चाहे तो फिर हो सकता है कि ये वापस अपने ट्रैक पे आ जाए। यहां घपला हुआ, कुछ गड़बड़ी दिख रहा है हमको, एक पंक्ति में अनियमितता नजर आ रहा है, ये पंक्ति सीधा है, ये पंक्ति सीधा है, ये पंक्ति सीधा है, लेकिन हम इस पंक्ति में देख रहे हैं क्या अनियमितता उत्पन्न हो गया। तो हम यहां पे इसको अगर हम कंप्लीट करके बना दे ताकि तुमको रेखीय दोष समझ में आ जाए, तो एक जालक बिंदु, ये सब जालक बिंदु है, जालक बिंदु ये सब जालक बिंदु है, और जालक बिंदुओं की संपूर्ण पंक्ति, ये सब जालक बिंदु, यहां कोई ना कोई परमाणु अणु या आयन उपस्थित होंगे, इसीलिए हम इसको ऐसे शेड कर दे रहे हैं, यहां पे इसको हम रंग दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं एक पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रेखीय दोष कहेंगे। तो हम यहां पे पीडीएफ यहां पे सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, वही परिभाषा जो हम पहले बता चुके हैं। इसको वीडियो को रोक करके भी तुम नोट कर सकते हो, या इसका पीडीएफ तो अवेलेबल ऑलरेडी है यूनिवर्सिफाई ऐप पर। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े यूनिवर्सिफाई ऐप से और इस क्रैश कोर्स का फायदा उठाएं और अपने मार्क्स को, अपने अंकों को और इंप्रूव करने का प्रयास करें, ताकि जो अंक अभी आने की संभावना है उससे भी ज्यादा अंक आ सके। यहां पर हम जो बात बताए थे परिभाषा में वही लिखा हुआ है कि ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का समूह होता है और इन क्रिस्टलों के समूह में दोष पाया जाता है। यह तब होता है जब इनके क्रिस्टलों में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यह दोष दो या दो से अधिक अवयवी कणों के एक दूसरे से स्पर्श करने के कारण उत्पन्न होता है। यहां देख सकते हो लिखा हुआ एक दूसरे से स्पर्श करने के कारण उत्पन्न होता है, ऐसे दोष को क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें एक लाइन में तो कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता इस क्रिस्टल का क्रिस्टलीय दोष कहलाता है। अब क्या बताएं हम, क्रिस्टल दोष मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, तो हम बताए हैं बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट, रेखीय दोष लाइन डिफेक्ट। बिंदु दोष का देखना, बिंदु दोष का यहां पे चित्र सहित वर्णन है। यहां बिंदु दोष का चित्र सहित वर्णन है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता उस क्रिस्टल का बिंदु दोष। देख सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन 1 2 3 4 बीच का यहां का गोला गायब है। इसका मतलब है कि इस बिंदु के गायब होने से, जो अगर यहां का एक गोला गायब है मतलब एक जालक स्थल नहीं दिखाया, एक जालक बिंदु गायब है, इसका मतलब उस जालक बिंदु में कोई ना कोई परमाणु था, यानी वो परमाणु वहां से गायब है। तो इस जालक बिंदु के अनुपस्थित होने के कारण जो इस क्रिस्टल में अनियमितता उत्पन्न हुआ है उसको हम बिंदु दोष कहते हैं। अब बात किए रेखीय दोष की, तो देखिए रेखीय दोष आपके सामने है। क्या बताया गया, क्रिस्टलीय जालक की संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उस क्रिस्टलीय जालक की संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उस क्रिस्टल का रेखीय दोष कहलाता है। अथवा किसी जालक बिंदु की संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उसका रेखीय दोष कहलाता है। किसी जालक बिंदु की संपूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उस क्रिस्टल का अनियमितताएं, क्या दिया गया है, अनियमितताएं उस क्रिस्टल का रेखीय दोष कहलाता है। अब इस चित्र में देखो ये पंक्ति सीधा है, ये सीधा है, और यहां के बाद देखो क्या गड़बड़ी हुआ, बीच में भी कुछ पंक्ति आ गया और यहां पंक्ति सीधा ना जाकर थोड़ा मुड़ गया।
इसका मतलब क्या है कि इसमें एक पंक्ति में दोष उत्पन्न हुआ है, इसमें एक पंक्ति में दोष उत्पन्न हुआ है। चित्र सामने है, देख सकते हो, पीछे भी एक चित्र बनाए थे रफली हम, और यहां भी एक सीधी पंक्ति है, यहां पे देख सकते हो एक सीधी पंक्ति है, सीधी पंक्ति है, सीधी पंक्ति है, लेकिन यहां पंक्ति टेढ़ा हो गया, यहां पंक्ति जो है वो टेढ़ा हो गया, यानी कि इस पंक्ति में, इस पूरे पंक्ति में, इस पूरे एक लाइन में दोष उत्पन्न हुआ है, और बीच में भी कुछ आ गया, ऐसे भी, और यहां पे, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं रेखीय दोष। अब बिंदु दोष और रेखीय दोष के बाद, बिंदु दोष और रेखीय दोष युक्त क्रिस्टल यहां पे बताया गया। अब देखो बिंदु दोष या रेखीय दोष के बाद अब हम बात करें तो देखो बिंदु दोष का भी 3 प्रकार है, बिंदु दोष के भी 3 प्रकार होते हैं। बिंदु दोष का प्रकार, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्ट्रोसियोमीट्री दोष, दूसरा नॉन स्ट्रोसियोमीट्री दोष, नॉन स्ट्रोसियोमीट्री दोष, और आखिरी तीसरा अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, और लास्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बिंदु दोष का भी 3 प्रकार है, इसलिए हम पहले बोले थे क्रिस्टलीय दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष, और बिंदु दोष के भी 3 प्रकार हैं, स्ट्रोसियोमीट्री दोष, नॉन स्ट्रोसियोमीट्री दोष, अशुद्धता दोष। स्ट्रोसियोमीट्री दोष और नॉन स्ट्रोसियोमीट्री दोष सुन के लग रहा होगा कि जिस दोष के कारण स्ट्रोसियोमीट्री बदल जाए और जिस दोष के कारण स्ट्रोसियोमीट्री ना बदले, नॉन, नॉन का मतलब नहीं, नन, NON, नन, नन स्ट्रोसियोमीट्री। तो नॉन स्ट्रोसियोमीट्री हम उसी को बोल रहे हैं, नॉन स्ट्रोसियोमीट्री को नन या नॉन लिख रहे हो। तो अगर स्ट्रोसियोमीट्री नहीं बदलता है तो लग रहा है नॉन स्ट्रोसियोमीट्री, बदल जाता है तो स्ट्रोसियोमीट्री, लेकिन ये गलत है। अब यहां से कोई वीडियो पहले काट के मत समझ लेना। अगर स्ट्रोसियोमीट्री बदल जाए, ऐसा दोष जो किसी ठोस की स्ट्रोसियोमीट्री को परिवर्तित नहीं करता है ना, जो नहीं करता है वो स्ट्रोसियोमीट्री है, और जो कर देता है वो नॉन स्ट्रोसियोमीट्री है, नाम का उल्टा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, सुन के लगता है जब निकट की दृष्टि में दोष हो तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जब दूर की दृष्टि में दोष हो तो उसको दूर दृष्टि कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की दृष्टि है, बाकी में दोष है, यानी हम दूर तक देख सकते हैं अच्छे से, दूर का चीज अच्छा दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, बाकी का मतलब है तो दूर छोड़कर बाकी कौन बचा, निकट, यानी निकट वाले में दोष है। यानी उल्टा, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में ही निकट का वस्तु नहीं दिखता है, और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की दृष्टि है, बाकी में दोष है, यानी निकट का चीज अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन हम दूर के चीजों को देखेंगे धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, यानी निकट की दृष्टि बाकी में दोस्तों, निकट को छोड़कर बाकी क्या बचा, दूर। वैसे ही नाम का विपरीत चीज, सुन के लग रहा है कि जिस दोष के कारण स्ट्रोसियोमीट्री बदल जाए, स्ट्रोसियोमीट्री का मतलब है किसी ठोस का अणुसूत्र में परिवर्तन आ जाए। जैसे किसी ठोस का अणुसूत्र है A3BY और इस दोष के आने की वजह से ये बन गया A2B1.5, ऐसा कुछ दोष उत्पन्न हो गया, यानी दोष के कारण स्ट्रोसियोमीट्री यानी A और B जो परमाणु थे उनकी संख्या में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोसियोमीट्री बदल गया, इसीलिए स्ट्रोसियोमीट्री दोष, और जिससे स्ट्रोसियोमीट्री ना बदले वो नॉन स्ट्रोसियोमीट्री दोष, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा दोष जो किसी ठोस की स्ट्रोसियोमीट्री को परिवर्तित नहीं करता है ना, वो स्ट्रोसियोमीट्री दोष है। जो ठोस के स्ट्रोसियोमीट्री को परिवर्तित नहीं करता है ना,
वो स्टोइचियोमेट्री दोष है। परिवर्तित नहीं करता है जो ठोस के स्टोइचियोमेट्री को, अनुसूत्र को ना बदल पाए, जिस दोष के कारण क्रिस्टल का स्टोइचियोमेट्री में कोई परिवर्तन ना आए, उसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री दोष। लेकिन नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष में नॉन वर्ड से लग रहा है क्या कि जो दोष क्रिस्टल के स्टोइचियोमेट्री को ना बदले, लेकिन ये बात तो हम इसमें बोल चुके हैं, तो उल्टा बोलना है, उल्टा। इसीलिए हम दीर्घ दृष्टि और निकट दृष्टि इसीलिए बताए, हम फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये समझाएं इसीलिए ताकि जैसे हम वहां बात उल्टा याद रखते हैं वैसे यहां याद रहे। ऐसा दोष जो किसी ठोस की स्टोइचियोमेट्री को बदल देता है, यहां लिखा है नन का मतलब होता नहीं, तो लग रहा देख करके कि जो नहीं बदलता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा दोष जो किसी ठोस की या किसी क्रिस्टल की स्टोइचियोमेट्री को परिवर्तित कर देता है, उसको हम नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष कहते हैं। जो कर देता है, ठोस का अनुसूत्र बदल जाए जिस दोष के कारण स्टोइचियोमेट्री में चेंज आ जाए, वो है नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष। और जो स्टोइचियोमेट्री जिस दोष के कारण ठोस का स्टोइचियोमेट्री भी ना बदले, उसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री दोष। नहीं बदलेगा तो स्टोइचियोमेट्री दोष, बदल देगा तो नॉन स्टोइचियोमेट्री दोष। अब अशुद्धता दोष क्या है? अशुद्धता दोष का मतलब है ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टलीय जालक में, ऐसा दोष जिसमें क्रिस्टलीय जालक में धनायन अथवा ऋणायन की उपस्थिति के कारण, ध्यान देना, अगर किसी क्रिस्टलीय जालक में कोई धनायन आ जाता है, कोई ऋणायन आ जाता है, तो उस धनायन ऋणायन के आने के कारण पूरे क्रिस्टल में जो अशुद्धता उत्पन्न होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसे ही धनायन ऋणायन नियमित क्रम में व्यवस्थित है। धनायन और ऋणायन क्या है? नियमित क्रम में व्यवस्थित है। देखना, धनायन ऋणायन नियमित क्रम में व्यवस्थित है, ये हम लोग आगे डोपिंग में पढ़ेंगे। लेकिन इसी में क्या होगा ना, इसी में कोई दूसरा धनायन आ गया, Sr2+, स्ट्रोंशियम नाम का धनायन आ गया, स्ट्रोंशियम नाम का धनायन आ गया, यानी यहां Na+ होना चाहिए था, लेकिन यहां कोई दूसरा परमाणु आ गया, कोई दूसरा धनायन आ गया, इसके कारण इस क्रिस्टल में अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है, या कोई ऋणायन आ जाए उसकी वजह से क्रिस्टल में अशुद्धता उत्पन्न हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं अशुद्धता दोष। अभी जो हम Sr2+ लिख रहे थे ना, ये डोपिंग में बताया जाएगा। डोपिंग प्रक्रम में एक अशुद्ध आयन को लाते हैं तो उसके बदले में जो क्रिस्टल है ना, उसका 2 धनायन रिप्लेस हो जाता है, यानी क्रिस्टल का 2 धनायन निकालते हैं, 2 Na+ निकालेंगे तो 2 Na+ के बदले में एक अशुद्धि का धनायन आ जाता है। तो बात वहां भी अशुद्धि का, इसलिए हम उसको समझाने के लिए यहां यूज किए। लेकिन यहां बोला गया है कि ऐसा दोष जो क्रिस्टलीय जालक में धनायन अथवा ऋणायन की उपस्थिति के कारण पूरे क्रिस्टल को अशुद्धता, पूरे क्रिस्टल में अशुद्धता उत्पन्न करता है, उसको हम बोलते हैं अशुद्धता दोष। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्टोइचियोमेट्री दोष जो होता है ना, स्टोइचियोमेट्री दोष जो होता है ना, इसको हम लोग उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। जो स्टोइचियोमेट्री दोष है उसको क्या कहते हैं? उष्मागतिकी दोष। अब स्टोइचियोमेट्री दोष का भी 2 प्रकार है। स्टोइचियोमेट्री दोष का भी 2 प्रकार है, रिक्तिका दोष, वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष, और दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। स्टोइचियोमेट्री दोष का भी 2 प्रकार है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। तो रिक्तिका दोष को सुनकर लग रहा है कि रिक्त स्थान, जिस दोष के कारण क्रिस्टल में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाए, उसको रिक्तिका दोष। और अंतराकाशी का मतलब होता है फ्री स्पेस, खाली जगह। क्रिस्टल का जो खाली जगह होता है, त्रिविम आकाश जो होता है, जो त्रिविम आकाश है, जैसे ये खाली जगह जो दिख रहा है, ये त्रिविम आकाश है। तो उस त्रिविम आकाश में अगर कोई अतिरिक्त धनायन या ऋणायन आ जाए, कोई परमाणु आ जाए, तो धनायन ऋणायन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तव में स्टोइचियोमेट्री दोष नॉन आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। सुनना बात को, स्टोइचियोमेट्री दोष जो होते हैं ये नॉन आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, आयनिक क्रिस्टल में नहीं, नॉन आयनिक क्रिस्टल में, जो आयनिक ना हो। तो हम धनायन ऋणायन परमाणु की बात करेंगे। तो अगर क्रिस्टलीय जालक में अतिरिक्त धनायन या ऋणायन उपस्थित हो जाता है उस क्रिस्टल जालक में, तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पे हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, और हम इसको लिख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि
हमारा इस क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, अभी तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, रिक्तिका दोष अंतराकाशी दोष का क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए हम, लेकिन फिर भी दोष का अलग अलग टाइप जो है वो हम बता दे रहे हैं, ताकि कोई वीडियो देखे ना तो उसका दिमाग में ये बात रहे, वो सुना हुआ रहे। रिक्तिका दोष का मतलब होता है कि जब क्रिस्टलीय जालक में जब क्रिस्टल का कोई जालक बिंदु रिक्त पाया जाता है, ऐसा दोष जिसके कारण क्रिस्टल का कुछ स्थान कुछ जालक बिंदु रिक्त पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिक्तिका दोष। किसी जालक बिंदु से परमाणु, अणु या आयन के निकल जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं रिक्तिका दोष। स्वाभाविक सी बात है कि जालक बिंदु से अगर एक परमाणु निकल जाएगा तो उस पूरे क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा, क्योंकि एक परमाणु के निकलने से उसका द्रव्यमान घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घट जाएगा। इसलिए रिक्तिका दोष जो है इसकी वजह से घनत्व घट जाता है। क्या हो जाता है? घनत्व घट जाता है। जब क्रिस्टल में जालक बिंदु का स्थान रिक्त पाया जाता है, जब क्रिस्टल में जालक बिंदु का स्थान रिक्त पाया जाता है तो ऐसे दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। और अंतराकाशी दोष, इसके कारण तो घनत्व जो है वो बढ़ेगा। रिक्तिका दोष के कारण घनत्व घट रहा था, अंतराकाशी दोष के कारण घनत्व बढ़ जाता है। तो अंतराकाशी दोष के कारण घनत्व कैसे बढ़ता है? तो देखो, अंतराकाशी दोष का मतलब है कि जब क्रिस्टलीय जालक में किसी धनायन या ऋण, फिर धनायन ऋणायन हम बोल रहे हैं, चूंकि ये स्टोइकोमेट्री दोष का टाइप है और स्टोइकोमेट्री दोष नॉन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त परमाणुओं की उपस्थिति के कारण दोष उत्पन्न होता है तो हम उसको कहते हैं अंतराकाशी दोष। जैसे हम यहाँ पे एक क्रिस्टल बना रहे हैं अंतराकाशी दोष को समझने के लिए, इसी में हम रिक्तिका दोष को भी इस चित्र के जरिए समझा देंगे। यहां देखना, अभी इसमें कोई दोष नहीं है और अभी इसके हर एक जालक बिंदु पे परमाणु है, इसलिए हम इसको रंग के दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां रंगे हुए हैं ना इस पिंक कलर से, इसका मतलब है कि अभी यहां से परमाणु नहीं हटा है। जब क्रिस्टलीय ठोस में किसी जालक बिंदु का स्थान रिक्त पाया जाता है तो इससे उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। जब क्रिस्टलीय ठोस में किसी जालक बिंदु का स्थान रिक्त पाया जाता है तो इससे उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अभी कोई दोष नहीं है क्योंकि हर एक जगह पे परमाणु उपस्थित है, हर एक जालक बिंदु पे, इसलिए भरा हुआ है। कोई बिंदु गायब नहीं है, यानी कि यहाँ कोई बिंदु दोष भी नहीं, किसी पंक्ति में दोष नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं रिक्तिका दोष की, हमको बिंदु दोष दिखाना और एक बिंदु में अनियमितता दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या किए, यहां से ये पर जगह खाली कर दिए, यहां से हम क्या किए, जगह खाली कर दिए, इसको मिटा दिए। अब इसकी वजह से देखिए क्या हुआ, ये जगह खाली हो गया। बताया गया जब क्रिस्टलीय ठोस में किसी जालक बिंदु का स्थान रिक्त पाया था, सभी जगह भरा हुआ है, लेकिन यहां का जगह खाली हो गया, यहां से परमाणु निकल गया। तो पहले था 4 4 8 4 12 4 16 परमाणु था, इसमें एक परमाणु निकलने से इसका द्रव्यमान घट गया होगा, इसलिए घनत्व घट गया होगा, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष। लेकिन अंतराकाशी दोष क्या है? अंतराकाशी दोष है कि अगर इस क्रिस्टल में जो अंतराकाशी स्थल है, इस क्रिस्टलीय ठोस के या क्रिस्टलीय जालक का जो अंतराकाशी स्थल है, ये जो जालक बिंदु है, ये जो गोल वाला दिख रहा है ना, इसको हम जालक बिंदु बोलते हैं, और ये जो है ये हमारा अंतराकाशी स्थल है, त्रिविम आकाश को बोलते हैं अंतराकाशी स्थल, इंटरस्ट्रियल साइट, इंटरस्ट्रियल अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अगर इस क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय जालक जो दिख रहा है, इसमें किसी अंतराकाशी स्थल पे अतिरिक्त परमाणु आ जाए, जैसे हम यहाँ पे एक परमाणु लाके रख दिए, एक अतिरिक्त परमाणु यहाँ जो है अंतराकाशी स्थल पे आ गया। अब बताओ, पहले 4 4 8 4 12 4 16 परमाणु था, एक अतिरिक्त परमाणु आने से 17 परमाणु हो गया। इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान बढ़ गया होगा, परमाणुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। तो जब क्रिस्टलीय ठोस में
अंतराकाशीय स्थल पर जब अतिरिक्त परमाणु आते हैं तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। देखो, अगर इसी में से कोई परमाणु निकल के अंतराकाशीय स्थल पे आ जाए तो फिर वो अंतराकाशीय ने, फिर हम उसको फ्रैंकल दोष बोलेंगे। अगर इसी में से, इसी जालक बिंदु से कोई परमाणु निकले और अपने ही जालक स्थल के किसी भी स्थान पे, अपने ही जालक स्थल के अंतराकाशीय स्थान पे आ जाए तो वो फ्रैंकल दोष है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जालक बिंदु डिस्टर्ब नहीं हुआ, जालक बिंदु अभी वैसे ही है, अतिरिक्त धनायन आ गया, तो हम इसको फ्रैंकल नहीं बोलेंगे। फ्रैंकल जैसा लग रहा है लेकिन फ्रैंकल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अंतराकाशीय दोष, इंटरस्ट्रियल साइट। तो इस तरह से हम बिंदु दोष, रेखीय दोष और बिंदु दोष के प्रकार को जाने, स्ट्रोसोमेट्री, नॉन स्ट्रोसोमेट्री और रिक्तिका और अंतराकाशीय दोष। चित्र के जरिए बात को समझ में आया होगा कि अंतराकाशीय कब होगा, जब यहाँ पे भी, जरूरी नहीं एक ही जगह पे, यहाँ पे भी हम ला सकते हैं, इस अंतराकाशीय जगह पे भी हम परमाणु रख सकते हैं। तो अंतराकाशीय स्थल पे जब अतिरिक्त परमाणु आ जाता है तो उसके कारण उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। तो हम ये रफली बता दिए क्योंकि हमारे क्रैश कोर्स वाले सिलेबस में हम इसको कंसीडर नहीं किए हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ठोस अवस्था से सिर्फ 3 या 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है और उसमें अभी तक बिंदु दोष का क्वेश्चन तो है लेकिन बिंदु दोष के प्रकार में अंतराकाशीय दोष का जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसीलिए हम इसको पीडीएफ में भी नहीं दिए, लेकिन पढ़ा जरूर दिए हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो तुम अगर इसको वीडियो में देखे रहोगे तो तुमसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 10 में, लेक्चर नंबर 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष के बीच अंतर। तो हमारा अभी क्रिस्टलीय दोष समाप्त नहीं हुआ है, हम क्रिस्टलीय दोष के भले ही 2 मुख्य प्रकार जरूर पढ़ लिए हैं लेकिन अभी इसका मुख्य प्रकार और भी बाकी है, यानी कि हम बिंदु दोष और रेखीय दोष के बाद फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष पढ़ने वाले हैं, उसका अंतर पढ़ने वाले हैं। और अशुद्धता दोष में हम लोग अतिरिक्त धनायनों के कारण और अंतराकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धनायनों के कारण अलग अलग प्रकार के नॉन स्ट्रोसोमेट्री दोष भी पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छे ढंग से समझते हुए इस और पीछे के लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करते हुए सभी बातों को सुस्पष्ट ढंग से समझ चुके होंगे। तो इसी मेहनत लगन के साथ अपना पढ़ाई जारी रखिए, टेस्ट सीरीज में भाग जरूर लीजिए। और टेस्ट देना सबसे जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप तैयारी करते हो और टेस्ट नहीं देते हो तो आप हमेशा इस फील गुड में रहोगे कि हम तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में जाते हो तो वहां पे उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं और वहीं पे हम बिखर के रह जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसके लिए रिवाइज करना भी जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हैं उस सभी के लिए ये जो आगे का 3-4 महीना है ना वो बहुत क्रूशियल है, इसलिए मेहनत जरूर कर लो क्योंकि ये मेहनत काफ़ी काम आने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबके साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।